भाई साहब ठीक है आप? 1 2 3 4 सीपीआर क्या है, किसको दिया जाता है, कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, हार्ट अटैक क्या होता है, किसे हार्ट अटैक आते हैं, कैसे हम पहचानें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हुआ है, यह सारी जानकारी अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय कुमार एमडी इंटरनल मेडिसिन द्वारा बहुत अच्छे से बताया गया है। Ajay sir, to please begin with the CPR training. आज हम लोग बात करेंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की। बेसिक लाइफ सपोर्ट अपने आप में एक लाइफ सपोर्ट की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिन मरीजों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है उनके लिए हम इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं ताकि उनके जीवन को वापस ला सकें। बहुत सिंपल भाषा में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात है कि हमने कहा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट बीटिंग, ब्रीदिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। हम लोगों ने कितना न्यूज़पेपर में सुना, इधर हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा, खास करके कोविड के संदर्भ में ये बातें बहुत होती हैं कि कोविड के बाद में अचानक से यंग लोग खेल रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, अचानक से कोई गिर पड़ता है, डेथ हो जाती है। कितनी हम लोगों ने अखबारों में बातें सुनी है। क्या हो जाता है? बेसिकली उन लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक मतलब दिल, अरेस्ट मतलब रुक जाना, यानी अचानक से दिल की धड़कन रुक जाती है। और जब दिल की धड़कन अचानक से रुक जाती है तो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है दिल पंप करना बंद कर देता है और ऐसी स्थिति में खून का जो दौरान होता है पूरे शरीर में वो बंद हो जाता है। और जब खून पहुंचता नहीं है शरीर के विभिन्न अंगों में, जैसे दिमाग पे पहुंचना बंद करता है वैसे ही बेहोशी आ जाती है। तो 3 कंपोनेंट है इसके। अगर हम देखें तो एक बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है ये, 10 मिलियन केसेस पर ईयर। कोई ऐसा डेटा हम लोग के पास में नहीं है बहुत हार्डकोर, लेकिन मोटे तौर पे इतने लोगों को कार्डियक अरेस्ट, इससे कहीं ज्यादा फिगर है, बहुत सारा तो अनरिपोर्टेड चला जाता है, हम सब जानते हैं। और इसमें से 70 से 80% जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं वो आउट ऑफ हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर में नहीं होते। ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है दिल का रुक गया धड़कना, तो क्या ये तो हॉस्पिटल की बात है ना, हॉस्पिटल में रुकेगा ना। हम लोगों ने न्यूज में कितना सुना कि जिम में हो गया, क्रिकेट खेल रहे थे तो हो गया, और कितने यंग लोगों के साथ में ऐसी चीजें होंगी। क्यों इंपॉर्टेंट है बात करना हम सब लोगों को? आप कहिए कि हो गया कार्डियक अरेस्ट, तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। बात सही है, अस्पताल तो ले जाएंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि एवरी मिनट अ पर्सन स्टेज इन कार्डियक अरेस्ट, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ड्रॉप बाय 10%। यानी हर मिनट की देरी के साथ में उसके चांस कि वो बचेगा 10% से गिर जाता है। यानी 5 मिनट की देरी हुई, या देरी का मतलब है 5 मिनट हुए कार्डियक अरेस्ट और 50% सर्वाइवल का चांस खत्म हो गया। इसलिए ये एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी बीमारी है, या एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाकई में हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। और जब हम इस प्रक्रिया को तुरंत से शुरू कर देते हैं तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं अगर अच्छा रिससिटेशन टेक्निक को अपनाया जाए। और इसके लिए कोई डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। अब सवाल ये है कि आप ठीक है कार्डियक अरेस्ट में हमको सीपीआर करना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन हम कैसे पता करेंगे किसको कार्डियक अरेस्ट हो गया या नहीं हो गया? हम किसी की भी छाती दबाने लगेंगे क्या, या किसी को भी हम कहने लगेंगे कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया? तो हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे। हमें 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं, बहुत सिंपल से सवाल कि इज द विक्टिम रिस्पॉन्सिव, यानी वो व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या उसको सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और क्या उसकी पल्स चल रही है कि नहीं चल रही है, नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। ये 3 सवाल के जवाब है। अगर इन तीनों सवालों के जवाब ना में है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट में, और हमको बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और या फिर हमको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है। सो ओनली दीज 3 क्वेश्चंस, एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। यू नीड नॉट बी अ डॉक्टर और अ नर्स टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो एक अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट है, यानी विक्टिम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कोई ब्रीदिंग नहीं है और कोई पल्स नहीं है। तो जब ये तीनों कॉम्बिनेशन आ गए तो हमने कह दिया कि इस मरीज को कार्डियक अरेस्ट है। सो
कैसे करते हैं हम लोग? हमने कहा कि हमने पहला सवाल उठाया था कि और सीक्वेंस क्या होना चाहिए इसको करने का। तो हमने पहला सवाल उठाया था कि चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, कि क्या वेदर विक्टिम इज रिस्पॉन्सिव और नॉट, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमको किसी भी तरीके का होश में होने का सबूत दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो किस तरीके से करना चाहिए इसका भी एक तरीका है, और उसका एक मेडिकल बैकग्राउंड है कि क्या तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अगर कोई व्यक्ति हमको अचानक से गिरा हुआ मिल रहा है तो हम पीछे कहीं नहीं जाएंगे, हम विक्टिम के सामने जाएंगे। सबसे पहली चीज कि सामने से हमको उसको बोलने की, जगाने की जरूरत है, और तेज आवाज में बोलेंगे, लाउड वॉइस। लाउड वॉइस के साथ में हम उसके शोल्डर्स को टैप करते हुए, यानी कंधे पे मारते हुए, और या फिर हम अपनी मुट्ठी को बंद करके उसकी छाती में हल्का सा पेनफुल स्टिमुलस दे सकते हैं, और बोलते हुए, तेज बोलते हुए कि भाई साहब, माता जी, मैडम, सर, आर यू ओके, आप ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बहुत तेजी के साथ में होना चाहिए, तेज आवाज में। उसकी गर्दन को हिलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये तरीका उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी वजह से उसकी गर्दन में इंजरी होगी तो वो उस गर्दन की इंजरी से और ज्यादा बढ़ जाएगा और परेशानी हो जाएगी। एक बार करके बताइए कैसे सामने आएंगे। भाई साहब ठीक है आप? तो सामने आना है, पीछे की तरफ से नहीं करना है, और तेज आवाज में बोलना है, शोल्डर्स को टैप करना है, गर्दन को नहीं हिलाना। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब हम विक्टिम का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। दूसरा सवाल है, हमने कहा कि सांस चेक करनी है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरा यही सवाल था। पहला था कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा था कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। कहना तो बड़ा आसान है, अरे पता चल जाएगा सांस चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन अगर हमको ये फैसला करना हो कि इस व्यक्ति की सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, तो कई बार अच्छे लोगों की घबराहट हो जाती है कि भाई हमको ये फैसला लेना है। तो इस बात को तय करने का भी एक तरीका है। क्या तरीका है? कि सबसे पहले उसके चेस्ट को एक्सपोज कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो छाती है हमको उसको एक्सपोज करना होगा, ताकि हम छाती को देख सके, कपड़े के ऊपर से नहीं, छाती को देख सके। और ऐसी स्थिति के अंदर, जैसे यहाँ पे देखिए कि छाती को एक्सपोज किया हुआ है, और क्या किया हुआ है, दो तीन चीजें करी हुई है। एक अगर देखेंगे तो ये जो गाल है ये नाक के बिल्कुल पास में है, और नजर जो है वो छाती के ऊपर है। ये दो चीजें क्यों है? क्योंकि एक तरफ हम ये फील कर रहे हैं कि उसकी सांस नाक से निकल के हमारे गाल पे आ रही है कि नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ हम अपनी नजर से देख रहे हैं कि उसकी छाती चल रही है कि नहीं चल रही। तो हमने दो तरीके से कंफर्म करने का प्रयास किया। एक और चीज अगर आप नोटिस करेंगे इस पिक्चर में कि यहाँ पे, जिसको ठुड्डी कहते हैं, वहां पे हाथ लगा के इसको ऊपर पुश किया हुआ है, और दूसरे हाथ उसके माथे पे रखा हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा प्रेस करेगा। इस तरीके की प्रक्रिया, जिसको हम लोग हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट कहते हैं अपनी भाषा में, मेडिकल भाषा में, इससे हम ये प्रयास करते हैं कि सांस के पूरे रास्ते को हम लोग खोल सके। सिर्फ आप कर दीजिए हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ माथे पे अपना हाथ रखते हैं और अपने हाथ से हल्का सा प्रेशर ऊपर देते हैं, ताकि चिन थोड़ा सा ऊपर चला जाए और माथा पीछे हो जाए। इससे सांस का रास्ता वो खुल जाता है। बेहोश व्यक्ति में कई बार जबान पीछे की तरफ चली जाती है, जिसको टंग फॉल कहते हैं, जिससे कि सांस का रास्ता बंद हो जाता है। तो हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट से हमने इस रास्ते को, और एक्सपोज करने के पश्चात में हमने अपना गाल नाक के पास में रखा और नजर छाती पे रखी। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि मरीज की सांस या व्यक्ति जो बेहोश पड़ा है उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तो पहला था कि हमने सामने जाके शोल्डर्स पे टैप करके तेज आवाज में ये पूछा कि आप ठीक हैं कि नहीं है, क्या हो गया। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बेहोश है, तो हमने दूसरा काम किया कि ये चेक किया कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। तीसरा सवाल था कि पल्स है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। अब नाड़ी देखनी कहाँ है?
अक्सर हम लोग देखते हैं डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वह हाथ की नाड़ी चेक करता है अक्सर तो, लेकिन यहाँ पे हमें हाथ की नाड़ी को नहीं चेक करना। यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल पल्स होती है या जो गले की नाड़ी होती है उसको चेक करना है। इसको देखने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय, अगर आप सब लोग अपने गले के आगे की तरफ में जो एक उभरा हुआ पार्ट रहता है, एडम्स एप्पल कहते हैं, इसको छुए अपनी 2 उंगली से और इससे साइड में जाए नीचे, तो जैसे ही नीचे जाएंगे गड्ढा मिलेगा आपको। सबको मिल रहा गड्ढा है? उस गड्ढे में अगर आप फील करेंगे, साइड नीचे की तरफ में चले, हॉरिजॉन्टली नीचे, और जैसे ही वहां पे आपको गड्ढा मिलेगा उसी गड्ढे में आप फील करेंगे तो आपको अपनी कैरोटिड पल्स में कोई ऐसा है जिसकी नहीं चल रही है सभी को वहां पे मिल जाएगी। ये वो प्लेस है जहां पे कि हमको अपनी नाड़ी, मरीज विक्टिम की नाड़ी देखनी है, और इसको आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप बैठे हुए, क्योंकि ये हार्ट के सबसे नजदीक होती है, इसलिए ये ट्रू वैल्यू बताती है कि हाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार ब्लड प्रेशर कम होने की स्थिति में हाथ वाली नाड़ियां या पैर वाली नाड़ियां फील नहीं होती है, जबकि ये पूरी तरीके से फील होती है। अगर आपको कंफ्यूजन है, मरीज या व्यक्ति विक्टिम बेहोश है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सांस नहीं चल रही है, और आपने नाड़ी देखी और आपको कंफ्यूजन है कि पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, तो आप ये मान लें कि वो नहीं चल रही, वो मान लें कि वो नहीं चल रही है और सीपीआर शुरू कर दें, क्योंकि सीपीआर कर देने से उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर वाकई में नाड़ी एब्सेंट थी और आपसे नहीं महसूस हो पा रहा था कि वो एब्सेंट है और सीपीआर नहीं करेंगे, तो जैसा हम लोगों ने देखा कि सर्वाइवल बहुत तेजी के साथ में कम हो जाता है। अब तीनों चीजों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन कर दी कि नॉट मोर देन 10 सेकेंड, समय की महत्वता है, हर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। तो चाहे हम नाड़ी देख रहे हैं, चाहे हम सांस देख रहे हैं, और चाहे हम जगाने का कोशिश कर रहे हैं, जगाने की कोशिश या किसी भी चीज में 10 सेकेंड से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि अगर जब पैनिक या कियोस की सिचुएशन होती है तो समय को जज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हमको पता नहीं चलता है कि कितना समय गुजर गया, कितना नहीं गुजर गया। इसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हम लोग जब तेज आवाज में बोलते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, तो ये 1001 जो बोलते हैं ये 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो जब भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कि अगर हम उसकी नाड़ी चेक भी कर रहे हैं किसी की भी, तो हमको जोर से अपने लिए ही बोलना है, क्योंकि कोई और तो है नहीं, हम ही को बोलना है अपने लिए कि हम 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करें। तो हमने जैसे ही देखना शुरू किया, हमने बोलना शुरू किया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 5 सेकेंड तक का मिनिमम देखनी है, 10 सेकेंड तक का मैक्सिमम। अगर 5 सेकेंड तक के बाद में भी हमको नहीं महसूस हो रही है तो हमको मान लेना चाहिए कि वो नहीं है। चाहे सांस भी हम देख रहे हैं तो भी हमको जोर से बोलना है, 1001, 1002, 1003, 1004, बोलना जोर से, ताकि अगर हमारा साथी कोई है तो उसको भी पता है कि क्या हम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमको बोलते जाना है। जैसे कि हमने कहा हमको कोई विक्टिम मिला बेहोश, कोई है, कोई सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको बोलते जाना है, क्योंकि अगर कोई मौजूद है वहां पे तो वो सुन के ये जानता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई बेहोश है तो हम ये कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू चेक विक्टिम्स रिस्पॉन्सिवनेस। अगर बेहोशी में पता चल गया कि आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अब मैं सांस चेक करने जा रहा हूं, बोला, जोर से बोला, ताकि अगले व्यक्ति को पता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो अगर ये तीनों सवालों का जवाब है ना, तो हमने ये माना कि ये मरीज या ये विक्टिम कार्डियक अरेस्ट में है और हमको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना है। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा जब हार्ट रुक जाता है, सांस रुक जाती है, तो हम उसके दिल की धड़कन को वापस लाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में हम ये कोशिश करते हैं कि ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में मेंटेन रहे, क्योंकि हार्ट तो पंप कर नहीं रहा है, हार्ट तो रुक गया है। तो हमें किसी तरीके से ये इंश्योर करना है कि हार्ट के पंप के रुकने की वजह से जो कुछ भी ब्लड रुका हुआ है वो सारा का सारा उसी प्रक्रिया में पूरे शरीर में हर अंग पे जाता है।
अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि हमको कोई बेहोश मिला और ये कार्डियक अरेस्ट मिला तो क्या हम तुरंत से सीपीआर शुरू कर दें? ऐसा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सड़क के बीच में कोई गिर गया आपके सामने ही, अब अगर वहीं पे सीपीआर शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे ही सीपीआर करने के लिए किसी और को आना पड़ेगी, पीछे से एक और गाड़ी आ गई हमको भी उड़ाते हुए चलेगी। इसलिए सबसे पहली चीज कि जैसे ही हमने पाया कि कोई विक्टिम अनरिस्पॉन्सिव है, दूसरा स्टेप ये है इंश्योर सेफ प्लेस, ताकि विक्टिम को और हमको कोई नुकसान ना हो। हम रहेंगे तभी तो उसको बचाएंगे। तो इसलिए तुरंत से ऐसी किसी जगह में अगर वो बेहोश पाया गया है तो उसको तुरंत से किनारे ले जाएं, कैसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे कि डेंजर ना। फिर दूसरा स्टेप ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, क्योंकि अभी हमने सांस चेक करने की बात नहीं करी यहां पे। हमें बेहोश मिला व्यक्ति, हम तुरंत उसको किनारे ले गए सेफ जगह में, और उसके बाद में तीसरा स्टेप हमने क्या किया? कॉल फॉर हेल्प। क्योंकि मदद के लिए जब हम बोलेंगे और मदद आने में वक्त लगेगा, जितनी जल्दी मदद के लिए इंफॉर्मेशन जाएगी उतनी जल्दी ही मदद आएगी। अगर हम अकेले और कोई नहीं है तो इसके पहले कि हम कोई और कार्य करें, बेहोश व्यक्ति को हमने सेफ प्लेस पे ले गए और उसके बाद में हम ही इमरजेंसी नंबर डायल करें और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करें। तो पहला स्टेप चेक किया कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, दूसरा स्टेप उसको सेफ जगह में ले गए, तीसरा स्टेप हमने इमरजेंसी कॉल किया, या फिर अगर हमारा कोई कॉलीग है तो हमने उससे कह दिया कि भाई तुम इमरजेंसी नंबर को कॉल करो, और हम सांस को चेक करना और साथ में पल्स को चेक करना शुरू करें। अब बात तो सही है कि हमने कहा कि सीपीआर शुरू कर दे, लेकिन सीपीआर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सीपीआर में हमने कहा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, तो हमने कहा तुरंत से चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दें, क्योंकि दिल का धड़कना रुक गया। इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो दिल की धड़कन को वापस लाना और एक सांस को देना। तो दिल की धड़कन को वापस कैसे लाएं, या दिल जो रुक गया है तो हम कैसे इंश्योर करें कि दिल के अंदर में जो ब्लड है वो पूरे शरीर में जाता है? उसका तरीका यही है कि हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, जो कि आप लोगों ने अक्सर चाहे किसी वीडियो में चाहे मूवीज के अंदर में देखा होगा। चेस्ट कंप्रेशन का पर्पस क्या होता है कि ये जो हम लोग की रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बीच में और ऊपर हमारे हाथ के बीच में, या हम लोग की जो बीच की हड्डी होती है इसके बीच में दिल दब सके और उसका पंपिंग का एक्शन जारी रहे। कैसे करना है इस चीज को देख लेते हैं। एक तो अगर हम लोग अपने सीने पे हाथ रखेंगे तो बीच में एक मोटी सी हड्डी दिखती है, चौड़ी सी, पसलियों के दोनों तरफ से पसलियां आती हैं, और यहाँ बीच में पूरी ऊपर से यहां से लेके नीचे तक का जहां पे एक गड्ढा हमको मिलता है इस बीच, राइट? इसको यही वो जगह है जहां पे हम लोग को चेस्ट कंप्रेशन या छाती को दबाना होता है। हम लोगों ने अक्सर पिक्चरों में तो यही देखा है ना कि हार्ट अटैक पड़ा हीरो को तो तुरंत से बाईं तरफ दिल पकड़ लेता है। होता नहीं है ऐसा। अगर बाईं तरफ में हम छाती दबाने लगेंगे तो उसकी पसलियां तोड़ देंगे और नुकसान ज्यादा करेंगे, फायदा कम करेंगे। सेंटर ऑफ द चेस्ट में दबाना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कहां पे दबाना है। अब सेंटर ऑफ द चेस्ट में भी कहां पे दबाना है? ये हिस्सा जो यहाँ पे गले के ठीक नीचे गड्ढा है, और उसी के सीधे नीचे जाएंगे तो सबको अपने पेट के ठीक पास में एक और गड्ढा मिलेगा, जहां पे अक्सर हम लोग कहते हैं कि जलन हो रही है हमको, राइट? इन दोनों हिस्सों को देख लीजिए तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अगर 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, बीच वाला जो पार्ट है, जो मिडिल 1/3 है, उस पे हमको दबाना है, राइट? दूसरा तरीका ये है कि जब आप छाती एक्सपोज कर देते हैं तो दोनों निपल्स के बीच में एक लाइन खींच लीजिए, और जहां पे वो इस जगह को क्रॉस करती है अब दबाना किस पार्ट से है? जाहिर सी बात है कहेंगे कि हाथ से दबाना है, लेकिन हाथ तो इतना बड़ा है, कहां से दबाएं? अगर हम लोग अपने हाथ को देखें तो हाथ के निचले हिस्से में 2 गद्देदार चीजें दिख रही हैं, सभी के पास में होती है। इनको थिनार एंड हाइपोथिनार एमिनेंस कहते हैं। ये वो पार्ट है जिसको कि हमको छाती में यहां पे रखना है, जहां पे कि हमको दबाना है, सिर्फ इस पार्ट, राइट? और साथ में हमको क्या करना है कि दूसरे हाथ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरे हाथ को उसके ऊपर में रखना है, और इसको फिंगर इंटरलेसिंग कहते हैं।
यानी उंगलियों के बीच में इसको ले जाना और उसके बाद में, ताकि ये हम दूसरे हाथ की भी मजबूती इस हाथ को प्रदान कर सके। राइट, ऊपर से दूसरे हाथ को ले जाना है और उसके बाद में दूसरे हाथ से इसको ने एक्सपोज कर दिया। दो तरीके हैं, एक या तो इन दोनों पार्ट को हम लोग देख लें और इन दोनों पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, निपल्स जहां से काटते हैं इस पार्ट को उस पर रखें। हाथ का ये गद्देदार जो पार्ट है, ये गद्देदार पार्ट, इस पार्ट को हम जहां पे सेंटर पार्ट है उस पे रखें। देखिए हाथ पूरा नहीं रखा हुआ है, हाथ का सिर्फ गद्देदार पार्ट वहां पे रखा है। दूसरा हाथ हम इसके ऊपर ले जाएं और अपनी उंगलियों को इसमें दबा दें। इसके साथ ही दूसरा पार्ट, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा कंधा इस सीध में होना चाहिए। जब हम दबाते हैं छाती को, जब हम दबाते हैं तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमको लगभग 2.5 इंच दबाना होता है और हमको 100 से 120 की गति में दबाना होता है। तो अगर हम अपने शरीर का भार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम खाली अपने हाथ की मसल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम बहुत जल्दी थक जाएंगे और एडिक्वेट कंप्रेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर कंप्रेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम हाथ को रख ले तो अपनी बॉडी को ऐसा एडजस्ट करें कि हमारा कंधा इसकी सीध में आ जाए और तब हम कंप्रेशन करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दबाने की गति 100 से 120 प्रति मिनट और कितना दबाना है? लगभग 2.5 इंच, लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब में दबाने की बात रहती है। और अगर हम खाली इन मांसपेशियों का प्रयोग करेंगे तो बहुत थक जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों में से 1-2 लोग आए तो हम लोग एक आध बार साथ में प्रैक्टिस कर सकेंगे। कोई भी आ जाए, बेहोश पड़ा हुआ मिल गया तो हम कैसे चेक करेंगे कि रिस्पॉन्सिव है या नहीं है? और पेनफुल स्टिमुलस भी दे सकते हैं इसको। जी, एक तो सामने के और सामने से हमने जगाने का प्रयास किया। दूसरा हम सांस कैसे चेक करेंगे, एक बार वो भी कर लेते हैं। सांस चेक करते हुए भी हम लोगों को बोलना है जोर जोर से 1001, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। और अगर सांस नहीं है तो हम इसी बात को जोर से बोलेंगे, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही है। और मैं इसके पास चेक करने जा रहा हूँ। शुरुआत हमेशा यहां से करनी है, बीच से। शुरुआत हमेशा बीच से करके नीचे जाना है, चाहे इधर और चाहे उधर। अब फिर चेक करेंगे और जोर से बोलेंगे। इसके पास नहीं आ रही है, इसके पास नहीं आ रही है, इसे सीपीआर देने की आवश्यकता है। जी जी एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन जी, है, ये कितनी बार मतलब पंप करने के बाद फिर रुक जाना होता है? वो बताएंगे, पहले एक बार ये कर लें। ठीक है, ये हमने इस तरह से हाथ के पीछे हाथ कर लिया और अपनी ये जो गदेली है जिसको कहते हैं, इसको हमने ये जो सीने का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, मतलब जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो बीच वाले हिस्से पे हमने अपना हाथ रखा है और जो कंधे हैं, कंधे को बिल्कुल सीने पे दबाव बनाने के लिए, और 1 2 3 4 5 और जल्दी 7 8 9 10 11 12 जी 13 14 15। ये हाथ मुड़ना नहीं चाहिए, राइट? हाँ, जोर जोर से बोलिए, 1 2, जोर से बोलिए कि सबको सुनाई पड़े। 3 4 5 6 7। अब एक और चीज देखिए, 10 जब आप हाथ कर रहे हैं तो आपका ये वाला हाथ ऐसे ऐसे होगा, ये नहीं उठना। 20 21 22 23 24 25 26। अब यही हाथ होगा तो हाथ तो कैसे होगा एसीपी करता, लेकिन और जल्दी करना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, और जल्दी जल्दी समझिए कि 100 से 120 प्रति मिनट, राइट?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 28 29 30 जो आपने पूछा था कि कितने के बाद में, तो दरअसल क्या होता है कि वैसे तो हम लोग जब कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, आप लोगों ने मूवीज में तो जरूर देखा होगा कि मुंह से मुंह की सांस दी। तो मैं पूछता हूं आप सबसे ईमानदारी से बताइएगा, और इसमें कोई ऐसी शर्म की बात नहीं, क्योंकि हम भी यही कहेंगे कि अगर कोई ऐसा विक्टिम आपको मिला हुआ जिसके मुंह से उल्टी हो रखी है, तो कितने लोग कहेंगे कि हाँ भाई हम अपना मुंह लगा के सांस दे देंगे? नहीं कहेंगे। इस बात को जो भी विश्व भर की जितनी भी एसोसिएशंस थी उन लोगों ने रियलाइज किया कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। अपने घर के सदस्य को छोड़ के इस तरीके की स्थिति में हम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। ये सच बात है। कोई भी तो नहीं हो सकता है, एक आध हम में से कोई कर ले, लेकिन अधिकतर लोग नहीं करेंगे। घर के सदस्य के लिए जरूर हम करते हैं, वो चाहे उल्टी हो रखी हो, चाहे खून आ रखा हो, चाहे जो भी हो रखा हो। राइट, ठीक बात है। तो हम लोग अभी बात तो कर लेंगे कि कैसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देते हैं, लेकिन इसके साथ में हम एक बात जरूर बता देंगे आपको कि सारे एसोसिएशंस ने इस बात को रियलाइज कर दिया और एक नई एंटिटी को जन्म दिया जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक कंप्रेशन ओनली सीपीआर। क्योंकि ये पाया गया कि अगर हम सिर्फ अच्छे से कंप्रेशन कर दें, सांस ना दें, तो भी 10 से 20 मिनट तक का कोई आवश्यकता नहीं है उसको ऑक्सीजन की। शरीर के अंदर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में रहती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर खाली कंप्रेशन की बात कर लें तो भी जरूरी है, वरना जो आपने सवाल पूछा था साना साहब ने, वो ये कि जब हम लोग कंप्रेशन करते हैं तो 30 बार कंप्रेशन करते हैं, 2 बार सांस देते हैं, फिर 30 बार कंप्रेशन करते हैं, 2 बार सांस देते हैं, 30 बार कंप्रेशन, 2 बार सांस, 5 बार ऐसा करते हैं, 5 टाइम्स। ये लगभग 2 मिनट में पूरा हो जाता है। और उसके बाद में हम फिर से चेक करते हैं कि उसकी नाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। इसको कहते हैं 30:2 कंप्रेशन साइकिल। राइट, अब हम लोग हॉस्पिटल के अंदर में तो इस एम्बू बैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ऑब्वियसली रोड पे कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए हमने इसकी बात आप लोगों से करी भी नहीं। लेकिन जब हम लोग करते हैं तो 30 फिर 2 इससे सांस दिया, 32 इस तरीके से 30:2 का हम लोग साइकिल करते हैं 5 बार इसको। जी जैसे जो हम ये सांस लेने की बात कर रहे हैं जी, तो हम उसे जैसे क्या जो अपना इनहेल किया हुआ है जी, तो वो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। हम लोग वातावरण में कितनी होती है ऑक्सीजन की मात्रा? 21% होती है। बाकी तो हम लोगों ने सबने साइंस में पढ़ा था, बाकी सब तो मेनली नाइट्रोजन होती है और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर में दूसरी गैसेस होती हैं। राइट, जब हम लोग जो सांस अंदर लेते हैं और जो सांस बाहर फेंकते हैं तो सिर्फ 2% जो होती है वो कंज्यूम होती है, तो बाकी सब हम बाहर फेंकते हैं। तो आप 18% 19% ऐसे ही ऑक्सीजन उसको देंगे, वापस दे सकते हैं। कैसे देनी है उसका भी मैं तरीका बता दूं, ताकि अगर कभी आवश्यकता ऐसी पड़े तो उसके लिए जरूरी यही है कि नाक को पिंच कर दें, नाक को दबा दें, नहीं तो जो भी देंगे वो नाक से बाहर निकल आएगा। नाक को पिंच कर दें और फिर जैसा हम लोगों ने करा था चिन लिफ्ट एंड हेड टिल्ट, तो अपने हाथ से इसके माथे पे रखें और थोड़ा सा प्रेशर दें ताकि ये टिल्ट हो जाए। नाक को दबा दें और दूसरे हाथ से चिन को ऊपर दबाएं हल्का सा, और उसके बाद में मुंह रख के सांस दें। जब आप सांस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप छाती पे ध्यान दें, राइट, कि छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है। अगर छाती नहीं फूल रही है तो इसका मतलब है कि हम एडिक्वेट सांस नहीं ले रहे, राइट। और सांस देना कैसे कि क्या हम खूब लंबी हमने खूब भर ली और जितना उसको फेफड़े में डाल सकते हैं कि यही प्राणवायु है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल सांस दें हम उसको, और 1 सेकंड के अंदर में सांस दें और फिर छोड़ दें, फिर 1 सेकंड की सांस दें और फिर छोड़ दें, राइट। इस तरीके से हम इसको सांस दे सकते हैं अमूमन। लेकिन बाई स्टैंडर्ड सीपीआर में सांस देने की प्रक्रिया पे मत जाइए। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत लगती है तो इट इज ओके, परफेक्टली ओके। लेकिन ये जो कार्डियक कंप्रेशन है, जब ये ब्रेक होता है
तो इसका इफेक्ट को वापस लाने में हम लोग को फिर से समय लगता है। एक और कोई आ सकता है जिनको हम लोग एक बार और कर सकते हैं, रेस्ट आप लोग फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी एक और व्यक्ति एक और व्यक्ति आ जाए, सीख लेंगे। एक बार जगाने की प्रक्रिया। भाई साहब ठीक है, भाई साहब ठीक है, भाई साहब। फिर आपको सांस देखने की प्रक्रिया। गिनती गिननी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बस 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 सांस नहीं जा रही है। अब इनकी पल्स चेक करेंगे। पल्स हमेशा बीच से लेके नीचे जाना है, हमेशा यार ये जो आइटम सर्कल होता है यहाँ से 3, 4 अगेन इसको भी गिनने का तरीका वही है। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 पल्स नहीं आ अब रही। इनको CPR देंगे। भाई तो CPR देने की जरूरत है, कैसे देंगे और करके दिखाइए जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बस एक मिनट। जब हम हाथ से कंप्रेस करते हैं तो अगर ये हाथ ऊपर उठ जाएगा तो फिर वो कंप्रेशन बेकार हो जाएगा, राइट। ये आपके लिए रखा है ताकि आपके घुटने पे तकलीफ ना हो। इसको आराम से घुटने इसमें रख के करें। हाँ। जी, और अपने शरीर के साथ। हाँ चलिए शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, वेरी 29, गुड, 30। वेरी गुड, थैंक यू। ये चीज प्रैक्टिस से आएगी, कई बार करने से आएगी, और ये एक तरीके से मसल मेमोरी जब बन जाएगी हमारी, तो ऐसी स्थिति के अंदर में, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस बाय नेचर और क्योटिक सिचुएशंस, उस समय में इतना क्योस रहता है कि याद नहीं रहता कि हाँ पीछे हमने क्या सीखा था। इसीलिए इस तरीके की चीजों को मसल मेमोरी में होना आवश्यक है। सर एक चीज ये जी। था कि जो पसलियां हैं जी, इससे उनको भी तो चोट लगने की डर रहती होगी। डर रहता है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो लेस देन 1% लोगों में पसलियां टूटती हैं। अमूमन पसली टूटने की वजह ये रहती है कि हमारा हाथ गलत जगह में है, हमारा हाथ पसली के ऊपर में। अगर हमने इस जो मेनोब्रियम होता है, अगर हमने इस पे रखा हुआ तो फिर पसली टूटना सिर्फ तभी होगा कि जब हमने पूरा ही अपना जोर लगा दिया है कि हम छाती और पेट को एक कर दें, तभी होता है। 2.5 इंच लगभग 2.5 इंच, जी। तो इतना हम कर सकते हैं आराम से, इतना रिक्वायर्ड है। जब तक इतना नहीं करेंगे तब तक कार्डियक कंप्रेशन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितना कि हार्ट से ब्लड पंप आउट हो सके। अगर हल्का करेंगे तो इट विल बी अ पुअर क्वालिटी CPR। दी चांसेस ऑफ सर्वाइवल अगर किसी एक चीज पे डिपेंड करते हैं तो वो है गुड क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन। अगर सिर्फ हम ये करते, इसीलिए विश्व भर में ये पाया गया कि अगर सिर्फ ये कोई करता है तो वो भी मरीज को वापस ला सकता है। सिर्फ ये, बाकी सब भूल जाइए, सांस भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ ये करते अगर अच्छी ये अटैक कितनी देर तक कर सकते हैं, कितनी देर बाद, कितनी भी देर तक का, बहुत बहुत बार सांस वापस आ जाएगी। वापिस आती है। हम लोगों ने मतलब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन 2-2 घंटे CPR लगातार करने के बाद में आज 15 साल हो गए वो मरीज आता है ओपीडी हमारे पास में, हमको खुशी होती है कि ये वो मरीज है जो कि 2 घंटे कार्डियक अरेस्ट से CPR चलता रहा करते थे। जब तक के लिए हेल्प ना आ जाए, जब ऑब्वियसली जब आपने फोन कर दिया है, हेल्प आ गई है, तब आपको या तो तब तक जब तक हेल्प ना आ जाए और ये चला ना जाए मरीज सही जगह में, या तब तक जब तक हम थक ना जाए। जिन लोगों ने भी इतनी देर भी किया होगा उसको उनको अंदाजा होगा कि ये बहुत आसान प्रक्रिया नहीं, इट इज अ टायरिंग थिंग। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2 लोग अगर हैं तो हर 2 मिनट यानी 30:2 की जो 5 साइकिल होती हैं उसके बाद में इंटरचेंज कर लें कि जो सांस देने वाला व्यक्ति है वो उधर चला जाए। हम लोग हॉस्पिटल में यही करते हैं,
Press down. और we'll count the first cycle and then we'll go to fifth cycle and then we will interchange. ठीक है? First cycle will start and then चलो आ जाओ. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1001, 1002, 1003, 1004. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30. I want change. 1002, 1003, 1004. 1, 2, 3, हम लोग यूजुअली अपने पांचवी साइकिल के बाद में, क्योंकि उसके बाद में ताकत इतनी नहीं रह जाती है कि हम एक अच्छा सीपीआर प्रोवाइड कर सकें, अच्छा चेस्ट कंप्रेशन कर सकें, इसलिए हम लोग उसको इंटरचेंज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अकेले ही हैं, जब तक हम कर सकते हैं अच्छे तरीके से तब तक करें, या जैसे ही हेल्प कराई हो जाए. इसमें सर ये भी हो सकता है कि अगर जो लोग करते होंगे जी. और अगर उनको सही ढंग से नहीं आ रहा है तो पता चले कि वो उसको सीपीआर देने के बजाय उसकी फसलियां तोड़ देंगे अगर दवा नहीं लगेगा. पसली टूटने से जान चली जाएगी ऐसा, मतलब जान तो जा ही चुकी है. एक तो ये मान के चले दिल तो रुका ही हुआ है, लेकिन पसली टूटने से जो अगर हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखें, लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन की जहां पे कि कार्डियक अरेस्ट नहीं था और हमने गलत रिकॉग्नाइज कर लिया और हमने सीपीआर की और पसली टूट भी गई. तो अगर हम रिस्क बेनिफिट देखें तो पसली टूटने का जो रिस्क है या जो प्रॉब्लम है वो इसके बेनिफिट के मुकाबले कहीं कम है. इसलिए इसमें कोई डर नहीं होना चाहिए. बस हमको ध्यान ये रखना है कि पिक्चर का हार्ट नहीं सोचना है. जो आज की बात हुई है बीच में करना है, बाएं तरफ में, हाथ को बीच में रखना है. भाई इतना ध्यान रखेंगे तो पसली टूटने की संभावना नगण्य है. सर हमारे पिताजी वैसे अटैक पड़ा था जी. और 5-6 मिनट में सर यशोदा चिकित्सालय पहुंच गया था गाजियाबाद में. यही सब सीपीआर टीम को जाके पंपिंग करते रहे लेकिन वापस नहीं आई. देखिए अदरवाइज भी जैसे मैंने बताया कि दो चीजों का कुछ इसमें बताना है कि एक तो हर मिनट के साथ में चांसेस ऑफ सर्वाइवल नीचे चले जाते हैं 10% नीचे. तो आप ये मान के चलिए कि 10 मिनट के बाद मेरे चांसेस ऑफ सर्वाइवल प्रैक्टिकली 0. फिर दूसरी बात जो मुझे बतानी है कि जब ऐसी मैंने कहा ना कि इमरजेंसी सिचुएशन, क्योटिक सिचुएशंस होती हैं, उस समय में हम लोग बार बार टाइम का ज्ञान रखने के लिए गिनती क्यों गिन रहे हैं? क्योंकि सच बात यह है कि इस तरीके की सिचुएशन में हम लोग को टाइम का भान नहीं रहता. वो 5 मिनट हुआ, 10 मिनट में पहुंचे, 20 मिनट में पहुंचे, आधे घंटे में कहाँ गए या क्या हुआ, क्योंकि 5-10 मिनट तो घर में हम लोग को पता ही, मतलब समझने में ही उतना वक्त लग जाता है या बाहर नहीं गए कि हुआ क्या जब तक के लिए हम अस्पताल पहुंचे. इसीलिए इस बात पे इतना फोकस है कि हमको वहीं के वहीं शुरू कर देना. हमें ये इंतजार नहीं करना है कि हम अस्पताल पहुंचेंगे तब ये प्रक्रिया शुरू, क्योंकि तब तक तो कोई भी अस्पताल, देखिए बहुत फॉर्चुनेट ऐसे भी सज्जन हुए हैं जो कि अस्पताल के बाहर ही कार्डियक अरेस्ट हो गया, उनको तुरंत ही अंदर आ गए, किस्मत थी उनकी. लेकिन ऐसा होता नहीं है, सच्चाई में ऐसा नहीं होता. कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है कि आप 1 मिनट के अंदर में, कोई भी जगह नहीं है वहां.